हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। सुबह सुबह अच्छी न्यूज़ आपको मिली है कि LIC AO के नोटिफिकेशंस जारी हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है LIC की, जिसमें आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप यहाँ से हिंदी और इंग्लिश में इसका जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, तो आपको ये अप्लाई वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन में क्या कुछ खास है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, तो उसे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन है, जिसमें बताया जा रहा है कि जर्नलिस्ट असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की जो वैकेंसी है उसका ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम इसमें बात करें नोटिफिकेशन में टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, तो टोटल वैकेंसीज़ की संख्या है 300 है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़। और यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो वैकेंसीज़ हैं, इसमें पिछले साल की भी वैकेंसीज़ हैं और इस साल की भी वैकेंसीज़ हैं। अब आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसीज़ कितनी है। टोटल ये 300 वैकेंसीज़ हैं। फिर हम अगर आगे बात करें, इसमें जो 300 वैकेंसीज़ हैं, इसमें आखिर जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होगा, डेट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम आते हैं डेट्स पे। तो डेट्स की अगर हम बात करें तो आज यानी कि 15 जनवरी से ही जो इसका फॉर्म है फिल होना शुरू हो चुका है और ये 31 जनवरी तक ये काम होगा। फीस भी आपको तभी तक पे करनी है। जो प्रिलिमिनरी की टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम की, वो रखी गई है 17 और 20 फरवरी को। मतलब एक महीने से थोड़ा समय ज़्यादा बस बाकी है और ज़्यादा नहीं है। और 18 मार्च को मेंस की जो डेट है वो रखी गई है। अभी तक जो टेंटेटिव डेट है इसकी बात हो रही है। अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले उसमें आता है एज का क्राइटेरिया। तो एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स। कब से काउंट करनी है? 1/1/2023 से काउंट करनी है। मतलब 1/1/2023 को अगर आप 21 साल या उससे ज़्यादा हो चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। मतलब 1/1/2023 तक अगर आप 30 साल के ऊपर चले गए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर 30 साल से नीचे हैं या 30 साल तक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ रिजर्वेशन जो एज का मिलता है वो आपको यहाँ पे गिवन है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन को लेकर के है AO के लिए, वो है बैचलर डिग्री की, कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से हो और चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो। मतलब आप BTech हैं, BA है, BSc है, वो मायने नहीं रखेगा, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए बैचलर की। यहाँ पे जो डिग्री वाली बात है, इसका मतलब क्या होगा कि जो लास्ट ईयर वाले होंगे क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि लास्ट ईयर में आप हैं अगर, तो बस आपका जो रिजल्ट है वो 1/1/2023 तक आपके हाथ में होना चाहिए। मतलब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए ग्रेजुएशन का, जिससे प्रूव हो सके कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है लास्ट ईयर में और आपका रिजल्ट अभी तक आपके पास नहीं आया है या डिक्लेयर नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तब आप एलिजिबल नहीं है। डेट क्या है? 1/1/2023, 2022 नहीं, 2023 तक आपका रिजल्ट अगर आ चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो डेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर इसमें आपने कोताही करी कि कोई बात नहीं, हमारा जो रिजल्ट है फरवरी में आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा, तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप आखिरी में छांट दिए जाएंगे जब आपका DV होगा तो। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे जो इसका इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, जिसके लिए ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कितना पैसा मिलेगा, तो इसमें जो इमोलमेंट्स और बेनिफिट्स हैं वो क्या है? बेसिक पे है इसका ₹53,600 पर मंथ का। 53,600 रुपये बेसिक पे है इसका। मतलब इतना पैसा बेसिक पे है। इसके अलावा जो DA, HRA और जो बाकी के जो आपके पैसे मिलते हैं उसको मिला करके आपके पास कहा जा रहा है कि जो आपको पैसा प्राप्त होगा, अगर आप किसी क्लास A सिटी में पोस्टेड हैं तो 92,870 रुपीज़ प्राप्त होंगे। समझ रहे हैं? अगर आप किसी और सिटी में हो थोड़ा सा इससे कम होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं इसमें जो सैलरी है वो काफ़ी भारी भरकम है। शुरुआत में ही आपको इतनी सैलरी मिल रही है ना। इसके अलावा बहुत सारे और यहाँ पे आपको जो अलाउंसेज हैं वो बताए जा रहे हैं जो आपको मिलेंगे। आपको ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का जो आपको मतलब पेट्रोल का पैसा मिलता है वो मिलेगा। वो उसी को मिला करके 92,000 रुपीज़ आपको प्राप्त होने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पे अगर बात करें सर्विस कंडीशन की, सर्विस कंडीशन क्या है, तो उसमें बताया जा रहा है कि कोई भी कैंडिडेट इसके लिए जो अप्लाई कर रहा है वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखे कि वो पूरे इंडिया में कहीं भी उसको पोस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हमारे अनुसार पोस्ट करिए, हम यूपी से हैं तो हमको यूपी में, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है उसे, और ये ट्रांसफ़र आपका होता रहेगा और इसको आप चेंज नहीं करवा सकते अपने अनुसार। और इसमें भी बताया जा रहा है कि जो ज़्यादातर वैकेंसीज खाली हैं वो LIC की मोफुसिल जो ब्रांचेज हैं, मतलब जो सिटी के बाहर की ब्रांचेज होती हैं उनको कहा जाता है,
उनमें खाली हैं। तो आप तैयार रहिए, कहा जा रहा है कम से कम आपको 3 साल तक के लिए ऐसी ब्रांचेज में पोस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको जो सिटी वाली ब्रांचेज है वहाँ भी आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसमें अगर हम बात करें प्रोबेशन पीरियड का कि कितने समय का प्रोबेशन पीरियड होगा, तो यूजुअली ये प्रोबेशन पीरियड 1 साल का है, लेकिन कह रहे हैं कि इसको 2 साल तक के लिए बढ़ाया भी जा सकता है और इसी के दौरान आपको देखा जाएगा। एक तरीके से प्रोबेशन पीरियड का मतलब होगा कि आपकी जॉब भी टेम्परेरी टाइप में है। ऐसा प्रोबेशन का मतलब ये होता है, चाहे बैंक में हो LIC में हो, उसका मतलब ये होता है कि अगर उस दौरान आप कोई मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाते हैं, कुछ खराब करते हुए पाए जाते हैं, तो फिर वो आपको कंटिन्यू नहीं किया जाता है। तो ये एक टर्म होता है ताकि ये समझा जा सके कि जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो कैसे हैं कैरेक्टर वाइज और क्या उनके अंदर क्षमताएं हैं। ऐसा तो नहीं आलसी कोई आ गया काम ही नहीं कर रहा है, उन सब की चीज़ों के लिए। गारंटी बॉन्ड भी देखिए आपसे भरवाया जाएगा। गारंटी बॉन्ड का मतलब क्या होगा, कह रहे हैं कि अगर 4 साल तक से पहले आपकी ज्वाइनिंग से आपको LIC AO मिला, फिर आपका SBI PO निकल गया और आप सोच रहे हैं हम छोड़ देंगे, LIC AO बनने के बाद ज्वाइनिंग के बाद, तो आपसे 5 लाख रुपए का एक बॉन्ड भरवाया जाएगा कि अगर आप छोड़ेंगे तो आपको 5 लाख रुपए प्लस GST जो भी है वो आपको पे करना पड़ेगा LIC को। तो ये मिनिमम जो पीरियड रखा गया 4 साल का है, 4 साल तक आप छोड़ नहीं सकते हैं खुद से, वो निकाल दें तो अलग बात है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस आपको देखने को मिल रही है 85 रुपीज़ प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं SC ST PWD के लिए, बाकी सब के लिए 700 रुपये प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसा होने वाला है, तो इसमें 3 आपके फेजेस होंगे। फेज़ 1 है प्रिलिमिनरी एग्जाम का, ध्यान से इसे सुनिएगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपके 3 सेक्शंस पूछे जा रहे हैं। एक तो है आपका रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35-35 नंबर का होगा, इंग्लिश हिंदी में होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इंग्लिश और हिंदी में होगा, नीचे यहाँ लिखा हुआ है हिंदी। यहाँ पे एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की चर्चा करी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इससे कम नंबर पा रहे हैं उस सेक्शन में, तो आपकी कॉपी या फिर आपका सिलेक्शन तो सोचा ही नहीं जा सकता है। इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पेपर है जो आप यहाँ देख रहे हैं 3rd वाला, ये भी है, लेकिन यहाँ पे आप स्टार देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो आपकी मेंस के लिए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, तो इसमें आपका जो इंग्लिश में प्राप्त हुआ नंबर है वो काउंट नहीं होगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब ये कि जो आप क्वांट और रीजनिंग में नंबर पाएंगे ना, केवल उसी पाए गए नंबर के आधार पे जो मेंस की मेरिट लिस्ट है वो प्राप्त होगी। लेकिन इंग्लिश में आपको पास होना जरूरी है, केवल पास हो जाएंगे तब, नहीं पास हो पाए तो फिर आप चाहे उसमें बहुत अच्छा नंबर पाए ना, नहीं जाएंगे। इसमें आपके अच्छे नंबर हो, इसमें आप पास हो चुके हैं, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। इसमें कोई भी नेगेटिव कट ऑफ या नेगेटिव मार्किंग का ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है कि इसमें किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग है गलत आंसर करने पे। इसमें तो इस नोटिफिकेशन में तो जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये LIC में जनरली होता है कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रखते हैं। बाकी ये है पूरे बैंक की तरह ही 20 मिनट का समय मिलेगा, टोटल 1 घंटे का यहाँ पे समय होगा। यहाँ पर ये एक सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग कट ऑफ है। सेक्शनल कट ऑफ अलग से डिसाइड किया जाएगा एग्जाम होने के बाद LIC के द्वारा। इसमें सेक्शनल कट ऑफ आप अगर प्राप्त नहीं करेंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट को केवल क्वालिफाइंग नेचर का ही रखा गया है। ओके। और बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो जितनी वैकेंसी हैं, मान लीजिए 300 वैकेंसी हैं, तो उसके 20 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे कैटेगरी वाइज मेंस के लिए। तो अगर मैं ऑल टोटल कहूं कि 300 वैकेंसी हैं, तो उसका 20 गुना मतलब 6000 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, कैटेगरी वाइज जैसी वैकेंसी खाली हैं उसके अनुसार। वहीं अगर हम बात करें मेंस एग्जाम की, जो कि फेज 2 एग्जाम है, तो इसमें देखिए इसमें भी आपके जो सेक्शंस हैं वो टोटल 5 हैं, ध्यान से समझिएगा। रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। तो ऐसे ये 4 सेक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। 90 नंबर का रीजनिंग है, 60 नंबर का ये GA वाला सेक्शन है, 90 नंबर का DI है और 60 नंबर का इंश्योरेंस या फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस है। ये आपके वही एग्जाम है। इसमें भी आपको अलग अलग क्वालिफाइंग आपको नंबर दिए गए हैं कि इतना नंबर आपको कम से कम पाना ही पड़ेगा, और सबके लिए अलग अलग ड्यूरेशन आपको दी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज का जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है। इसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे लिखना है। 25 नंबर का ये है, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको केवल पास होना है, बस ये 10 नंबर आपको प्राप्त कर लेने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी OBC से हैं तो बस इतने से ही काम चलेगा। इसका जो नंबर इसमें प्राप्त होगा वो
फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर जो इंटरव्यू के लिए मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें काउंट नहीं होगा। काउंट केवल ऊपर के ये जो 4 नंबर हैं यही काउंट होने वाले हैं। और इसमें भी फिर से बता दूं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ जो LIC डिसाइड करेगा वो आपको प्राप्त करना पड़ेगा। और इसमें बताया जा रहा है, देखिए लिखा है डिस्क्रिप्टिव पेपर ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी इवेल्युएटेड हु क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन। कि डिस्क्रिप्टिव उन्हीं का चेक होगा। पहले आप अगर जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है ऊपर के जो 4 सेक्शंस हैं वो क्लियर कर लेंगे तभी आपका डिस्क्रिप्टिव चेक होगा। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव में फेल कर गए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है 10 नंबर, वो नहीं प्राप्त कर पाए तो आगे तो कोई बात ही नहीं है। और उसे पास कर लिया तो फिर आपकी मेरिट लिस्ट में आगे स्थान बनेगा इंटरव्यू के लिए। फिर बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सारी बातें बताई गई हैं कि मिनिमम मार्क्स कितने आप जो भी होगा सेक्शन वाइज, और जो कट ऑफ मार्क्स होंगे वो आपको डिसाइड किए जाएंगे LIC के द्वारा बाद में। और डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का वो आपका कैलकुलेट नहीं होगा मेंस में, और प्रीलिम्स में जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो भी उसके नंबर कैलकुलेट नहीं होंगे, क्वालिफाइंग आपको नंबर प्राप्त करने हैं। और उसके बाद भी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसका पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे नॉर्मलाइज किया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बताया जा रहा है कि 3 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा वैकेंसीज के आधार पे, कैटेगरी वाइज। मतलब 300 वैकेंसी हैं तो 900 लोगों को अलग अलग कैटेगरी वाइज जितनी वैकेंसी खाली हैं वैसे उनको बुलाया जाएगा। और यहाँ पे जो मेंस के नंबर होंगे और जो इंटरव्यू के नंबर होंगे उन्हीं को मिला करके ही ये जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार होने वाली है। तो आपको मेंस इंटरव्यू पे फोकस करना है ज़्यादा, क्योंकि वहीं से आपका सिलेक्शन होना है। वैकेंसीज की संख्या थोड़ा कम है जिसकी वजह से मार्क आउट ज़्यादा मचने वाली है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि भाई 92,000 का जो सैलरी है वो सबको अट्रैक्ट करती है। तो इसके लिए मेहनत आपको करनी होगी एकदम जम के, कोई बिना किसी बहाने के। और जो बच्चे ये कहें कि 300 वैकेंसीज़ हैं कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा, किसी का नहीं हो पाएगा, तो उनको ऐसा रटने देना, ज़्यादा उनके चक्कर में पड़ने वाली बात है नहीं। 300 वैकेंसी में आपको अपनी वैकेंसी तय करनी है, उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, नॉर्मल फाइट तो है नहीं, बहुत जम के फाइट है। इसलिए मैं कह रहा था कि पहले से प्रिपेयर करते रहे, बीच में ये न्यू ईयर का गैप आपको लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब देखिए समय कहाँ बचा है, बहुत कम बचा हुआ है। फेज़ 3 की बात करें इंटरव्यू की, तो यहाँ पे इंटरव्यू का पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि जो इंटरव्यू के लिए कितने नंबर आपको लेने हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स हैं वो 60 हैं, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं EWS अनरिजर्व के लिए कितने हैं 30, और क्वालिफाइंग और बाकी कैटेगरीज के लिए 27 है। मतलब इतने नंबर तो इंटरव्यू मिलने ही चाहिए, वरना आगे कोई सिलेक्शन की बात ही नहीं। इतने मिल जाएंगे उसके बाद आपका सिलेक्शन की बात आगे बढ़ेगी। यहाँ पे वही सारी चीज़ देखिए, 3 गुना ज़्यादा बुलाए जाएंगे लोग। और फिर इसमें देखिए एक बात ये बताई जा रही है कि मान लीजिए कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जा रही हो और 2 लोगों के नंबर सेम हो गए, मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम हो गए। मान लीजिए जो नंबर आए वो लेट से कह रहे हैं 57.76 नंबर 2 लोगों के आ गए, तो ऐसे में किसको चुना जाएगा और किसको बाहर निकाला जाएगा, कैसे डिसाइड होगा। तो लिखा है इसमें, देखिए पूरा सिनेरियो बताया गया है। लिखा गया है कि द मेरिट ऑर्डर ऑफ सच ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी एज पर द एग्रीगेटेड मार्क्स इन ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू एंड फर्दर एज पर देयर एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन। कि मेन और इंटरव्यू में जो मार्क्स मिले हैं उसके आधार पे, क्योंकि वो तो वेटेड स्कोर होगा जो आपका फाइनल में बनता है। कह रहे हैं कि उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर एक बंदे ने कर रखा है दूसरे ने केवल ग्रेजुएशन कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले को प्रेफरेंस मिल जाएगी, ऐसे में अगर नंबर सेम होते हैं तो। फिर भी मान लीजिए दोनों ने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, तब क्या होगा। ऐसे केस में लिखा है कि डिसाइडेड, उस ऐसे में जो उनकी एज होगी उसके आधार पर डिसाइड होगा। मान लीजिए कि 31 साल का है, सॉरी 31 साल का तो नहीं हो, मान लीजिए कि एक 29 साल का है और एक 25 साल का है, तो जो 29 ईयर्स का होगा उसको स्थान दिया जाएगा, मतलब उसको चुना जाएगा। तो ये ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर है। और यहाँ पे लिखा है LIC विल नॉट बी बाउंड टू टेक ऑल द कैंडिडेट्स विद सिमिलर मार्क, इट ओनली टेक कैंडिडेट्स एज पर द वैकेंसी नोटिफाइड। कि ऐसा भी नहीं है कि सबको ले लिया जाएगा कि भाई दोनों के सेम नंबर हैं तो सर मुझे क्यों छांट रहे हो। मान लीजिए आखिरी का जो पोस्ट है उसी के लिए यहाँ पे बचा हुआ है कि आपकी वैकेंसी के सारे नंबर हो चुके हैं, बस आखिरी वाले जो नंबर हैं उसमें 3-4 लोग आ गए, तो ऐसे में किसको कैसा प्रेफरेंस दिया जाएगा वो यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है ना। फिर आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो कुछ आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा, जो आपका भाड़ा खर्चा लगेगा उसको लेकर के, बाकी और कुछ है नहीं। एक्शन फॉर मिसकंडक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। हाउ टू अप्लाई में आप जानते ही हैं कैसे करना है, इतने दिनों से फॉर्म भर रहे हैं, बस यही सारी चीज़ें हैं इसमें। बाकी
और कुछ होगा तो एग्ज़ाम के समय देखा जाएगा। ये सब जैसे कुछ फॉर्म वगैरह भरना होता है, बच्चे परेशान रहते हैं, सर बायां अंगूठा लगाना है कि दायां अंगूठा लगाना है, नीली पेन से भरना है कि काली पेन से भरना है, तो ये सारी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसमें इतना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं रहती है। बाकी जो बेसिक बात है वो यही है कि 300 वैकेंसीज़ हैं, कोई कट ऑफ मतलब आपको कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिल रही है। 300 वैकेंसीज़ में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बस आपको अपना जो इंश्योरेंस वाला जो पार्ट है वो अच्छा करके जाना है, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आपके नंबर अच्छे निकलने चाहिए। बाकी जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वही आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि वहाँ से 90-90 नंबर भी मिलेंगे, ज़्यादा नंबर आपके मिलेंगे, और वहीं पे ज़्यादातर बच्चे मात भी खाएंगे जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो बाकी और आपका कुछ सवाल हो तो आप वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद ही पूछिएगा। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इस जो आपको नोटिफिकेशन है इसका जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा नीचे, या फिर ये जो आपका पूरा नोटिफिकेशन वाला पार्ट है लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आप चाहते हैं अगर LIC की तैयारी करना अच्छे तरीके से तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए जो वीडियोज़ हैं वो मैं लेके आ रहा हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को बाय।